अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की क्लास आज मैंने 15 मिनट पहले स्टार्ट करवा दी करनी, मैंने आधा घंटा पहले स्टार्ट थी, तो मैंने प्लान ये किया था कि 12 से 2 आपकी क्लास होगी और ऑलमोस्ट अब डेली की यही रूटीन होगी हमारी, 12 से 2 क्लास हुआ करेगी। 2 घंटे की क्लास रखने का मकसद ये है कि एक तो आपको अच्छा खासा बोर करना, दूसरा ये कि जब स्टार्ट में हम थे तो मैंने आप लोगों की थोड़ी सी सुनी कि स्पीड कम रखी, अब स्पीड कम है तो अब आप लोगों ने मेरा साथ देना है, स्पीड बढ़ानी है। देखिए स्पीड बढ़ाने में हम सबका ही फायदा है, ये आपकी गनीमत है कि ये एक वीडियो लेक्चर्स हैं, हम स्पीड बढ़ा के भी अगर काम कर लेंगे ना, अगर आपके कोई 1-2 पॉइंट्स रह जाते हैं, कोई एक आधी छोटी मोटी चीज रह जाती है, तो आप उसे बाद में भी लेक्चर देख के, वीडियो देख के पूरा समझ सकते हैं। उसमें आपने परेशान नहीं होना कि अब क्या होगा, लुट गए मर गए, ऐसी सिचुएशन नहीं है। ये एक वीडियो है, आप इसको बाद में भी दोबारा देख सकते हैं। लाइव तो आप देख ही रहे हैं, उसके बाद भी आप 2, 3, 4 मरतबा जितनी मरतबा देखना चाहें आप देख सकते हैं। फिर इसके साथ साथ एक और चीज जो है वो ये कि कोशिश मैं खुद भी किया करता हूं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस इधर रेलिवेंट हो या ना, मैं उसे लेक्चर में ही डिस्कस करूं, बट ट्राई कि आप थोड़े से रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछें, अपने काम को जो है ना वो डिस्टॉर्ट ना करें। डिस्टॉर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम मेरे लिए होगी, उसे समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो लीजिए अपनी बात को शुरू करते हैं। होप सो यू कैन सी मी, यू कैन हेयर मी। तो मैं अपनी बात को आगे लेके चलता हूँ। सर जी जरा दिखाइएगा फिर स्लाइड्स, काम शुरू करें। जस्ट अब बच्चों बस एक दो स्लाइड्स वो वाली रेडी हो जाए दोबारा से, जो मैंने आपको लास्ट टाइम करवाई थी वो दिखा के फिर मैं अपनी बात आगे लेके चलूंगा। आज मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर नंबर 12 भी शुरू करवाऊं, बुक 2 का। तो तब तक मैं जरा बोर्ड पे कुछ लिख ही लूं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सर मैंने आपको क्वेश्चन भेजा, मैंने कल कहा कि ई-कैट की क्लास नहीं खोली और मैं दूसरी क्लासेस खोली थी, ई-कैट की नहीं खोली मैंने कल, तो मैं ई-कैट की खोल के आपको जवाब बता दूंगा, सॉल्व कर दूंगा मैं आपको। अच्छा जी बच्चों, जरा अब 1 मिनट के लिए लेट्स से यार वो कमेंट्स कहीं नहीं नजर आएंगे। ओके मैं जरा कमेंट्स देख लूं, थोड़ा सा जरा घुमा दें। हाँ जी सही, आज तकरीबन 2 घंटे ही फिजिक्स पढ़ेंगे, मगर अब वो 1.5 घंटा रह गया। मैं जरा आप सब लोगों के कमेंट्स देख लूं शुरू से। कैंसिल नहीं होगा, आगे हो जाएगा। लेकिन जी अब आप लोगों के मैंने कमेंट्स देख लिए, अब मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं। अब तवज्जो के साथ देखिएगा, कुछ देर आई कैन नॉट सी योर कमेंट्स। लास्ट टाइम क्या बात चल रही थी, कितने मैंने न्यूमेरिक आप लोगों को एमसीक्यूज करवा दिए थे, सो दिस वन वाज गॉन। चंद स्लाइड्स पहली जो है ना हमने कर ली थी, फिर ये वाली भी हो गई थी, ये वाली भी हो गई थी। एक मिनट मैं इसको विंडो को थोड़ा छोटा कर लूं। आइसोबैरिक प्रोसेस भी हम लोगों ने कर लिया था, वर्क डन भी कर लिया था, और उसके बाद ये भी हो गया था। ठीक है, ओके जी। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हम अब तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ, हम लोगों ने करना है क्या, ये आप लोगों का अपकमिंग क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें समझनी है, जरा देखिएगा गौर से। नहीं जी बच्चों तवज्जो है मेरी तरफ, मैं बात शुरू करने लगा हूं, गौर से देखिएगा। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट में आप लोगों को एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बता चुका था, एडियाबैटिक प्रोसेस से आगे मूव करना है। आज एक नई चीज डिस्कस करनी है, वो नई चीज क्या है, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट। बस तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है बच्चों, जरा गौर से देखिएगा, बस सुनते चले जाइएगा, इधर उधर की गप्पे ना मारिएगा। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, बड़ी कॉमन सी बात है कि लेट्स से मुझे एक प्लेट में, एक बर्तन में 1 मोल वाटर को गर्म करना है, 1 मोल पानी को। 1 मोल पानी कितना होगा, अब आप पढ़ चुके हो, 1 मोल पानी
1 मोल वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। मुझे 1 मोल पानी को गर्म करना है। राइट नाउ 1 मोल पानी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करके 26 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो 1 मोल, किसी भी 1 मोल चीज का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है C के साथ। मोलर स्पेसिफिक हीट इज C, that is heat energy required to raise the temperature of an object by 1 degree। अब क्योंकि 1 मोल है तो यहां पे ओवर में मोल में लिख नहीं रहा, इसके यूनिट्स होते हैं जाउल पर केल्विन पर मोल, जाउल पर मोल पर केल्विन, जाउल पर केल्विन, जो मर्जी आप कहना, इसके ये यूनिट्स होते हैं। तो ये स्पेसिफिक हीट आ गई। स्पेसिफिक हीट हमें समझ में आ गई। अब सवाल ये पता होता है कि स्पेसिफिक हीट कितनी किस्मों की होती है। इसे बोलते हैं ये मोलर स्पेसिफिक हीट है जो मैंने आपको बताई है। 1 मोल सब्सटेंस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट, यहां पे N भी लिखा जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट में। मैं आपको बताता हूं कहां पे N लिखा जाता है। यहां पे N भी लिखा जाता है, मगर N मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज N इज 1 फॉर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। सो N मैंने लिखा नहीं, N इज 1। आप लिखे ना लिखे, आपके पास सिंपल ये वाला फॉर्मूला जहनों में होना चाहिए। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो 2 किस्मों की होती है। एक को कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब क्या है, इसको इस पॉइंट को जरा समझ लीजिएगा। आपके एफएससी वाले पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, मैंने इसमें कोई नई बात नहीं बतानी, आप लोगों ने ये बात पहले पढ़ी हुई है, इसलिए स्पीड से निकल जाऊंगा। ऑल्दो कि मैं आपको सिर्फ रिजल्ट बताना चाहता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात बेसिक लेवल की बता रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, दैट पिस्टन इज मूवेबल, ये मूव किया जा सकता है। आपने इसे हीट करना शुरू किया, इसे गर्म करना शुरू किया, हीट दे रहे हैं आप इसे। उस हीट के नतीजे में यू हैव स्टडीड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उस हीट के नतीजे में कुछ इंटरनल एनर्जी में इजाफा आएगा और बाकी ये गैस एक्सपैंड कर देगी, ये गैस वर्क कर देगी डेल्टा W, the change in volume. This gas will do some work. Now what is specific heat at constant pressure? देखें, जो भी हीट मैं उसको दे रहा हूं वो 2 जगह इस्तेमाल हो रही है। कुछ तो कोई इशू आ गया सर? ओके, कुछ तो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी, इसको गर्म कर देगी, और कुछ गैस काम करवा देगी। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे लिखा जाएगा? Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। अब Q के लिए फॉर्मूला ऊपर पढ़ चुके हो, C इज इक्वल्स टू Q ओवर डेल्टा P। तो Q किसके इक्वल आ जाएगा? Q वुड बी इक्वल्स टू C डेल्टा T। क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूं तो ये बन जाएगा CP डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? हाउ इट इज डिफाइंड? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree at a constant pressure। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर रहते हुए, यानी कांस्टेंट प्रेशर कौन सा मेरा बच्चा? कांस्टेंट प्रेशर है ये जो ऊपर से अप्लाई किया जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो अप्लाइड प्रेशर है। उस कांस्टेंट प्रेशर पे इस सब्सटेंस, ये जो 1 मोल सब्सटेंस बढ़ा हुआ है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। तो यहां पे Q, यहां से फॉर्मूले में CP डेल्टा T के इक्वल लिख लिया। सो दैट इज कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट है। तो उसके बाद आगे लेके चलता हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में कहानी जरा मुख्तलिफ हो जाएगी, जरा वो भी देख लीजिएगा फटाफट से। कांस्टेंट वॉल्यूम में कहानी कुछ ऐसे है। नाउ दैट कंटेनर इज सील्ड, वो सील है, बंद है। इट इज अनमूवेबल, फिक्स्ड, ये फिक्स है यहां से। तो फिक्स के लिए कुछ पिस्टन इस तरह का ड्रॉ किया जाता है, इट इज फिक्स्ड। नाउ होगा क्या? आप इसको जो हीट दे रहे हैं, जो भी एनर्जी इसको दे रहे हैं, वो एनर्जी कहां जा रही है? वो सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है इंटरनल एनर्जी के अंदर, क्योंकि काम नहीं हो रहा, चेंज इन वॉल्यूम 0 है, वर्क 0 है, ये एक्सपैंड नहीं कर पा रहा, इसकी एक्सपेंशन 0 है, एक्सपैंड नहीं कर पा रहा, लिहाजा चेंज इन वॉल्यूम 0 है, वर्क इज 0। सो इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस तरह से लिखेंगे? फर्स्ट लॉ कैन बी रिटन एज Q इज इक्वल टू डेल्टा U
पॉइंट समझ रहे हो? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू. नाउ Q के लिए आप फॉर्मूला बना चुके हो, CV डेल्टा T. सो हियर यू कैन से दैट डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है? CV डेल्टा T के इक्वल है. ये इक्वेशन मैं आपके सामने यहां पे बंद कर देता हूं और फाइनल रिजल्ट के बाद चंद एक MCQs डिस्कस करने लगा हूं आपके साथ. नाउ कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2. इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1 थी. इन दोनों को जरा कंपेयर करें. डेल्टा यू की जगह डेल्टा यू की वैल्यू पुट कर दीजिए. यू विल गेट CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T. डेल्टा यू की जगह वैल्यू पुट की प्लस W. तो यहां से साबित होता है कि जो, अब मैं इसकी डेरिवेशन पूरी नहीं करूंगा. यस, डेल्टा यहां पे क्यों लगाया? बाज औकात आपको मोर फॉर एग्जाम्पल 25 से 28 पे जाना है, 3 डिग्रीज है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. आप जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे टोटल चेंज इन टेम्परेचर पे डिवाइड करें, आपके पास फिर भी एक यूनिट डिग्री के लिए स्पेसिफिक हीट आ जाएगी. ठीक है सही. इसलिए डेल्टा की जगह 1 नहीं लिया, डेल्टा T की जगह 1 नहीं लिया. मोल इज कांस्टेंट 1. ठीक है, फॉर्मूला में डेल्टा T कांस्टेंट नहीं है. अच्छा, अब यहां पे देखिएगा. सो यहां से एक बात साबित होती है कि CP इज ग्रेटर देन CV. तो ये बात साबित हो गई क्योंकि CV वाले फैक्टर में कुछ ऐड किया है. घुमा दें और कमेंट्स ऑन कर दें सर. अच्छा जी बच्चों, सो ये आपके असर का हमला नहीं होगी, ये सारी बात देख लीजिएगा. अब मैं आपको यहां से आगे लेके चलता हूं कुछ MCQs के ऊपर. तो MCQs किधर है? यार ये थोड़ी सी छोटी नहीं हो सकती? हो सकती है लाइक दिस. ओह दैट्स गुड. सो जी अब MCQs देखिएगा. MCQs आर कमिंग. चलिए थोड़ा सा इधर कीजिएगा इसको. हाँ बस ठीक हो गया. MCQs आर कमिंग, द विंटर इज कमिंग. देखिएगा, लो जी बच्चों जरा तवज्जो के साथ देखना. सवाल है मेरे पास, होप सो यू कैन सी इट. ले जी स्लाइड्स आर गेटिंग बेटर नाउ. सवाल है कुछ इस तरह से, सवाल है बच्चा लोग कुछ इस तरह से. सवाल देखिएगा. क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक हीट फॉर अ गैस CP एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज 5/2R. फाइंड CV. उस गैस की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड करें. तो क्या होगी जी जरा बताइएगा. आपको CV की वैल्यू गिवन है. द CV इज 5/2. होप सो इट इज क्लियर. विजिबल है ना आप लोगों को? अच्छा सा विजिबल है, क्लियर है. 5/2R CP की वैल्यू है, CV फाइंड करना है. तो ये सवाल बहुत ज्यादा आया करते हैं. इसके नीचे उसका हिंट भी गिवन है. CP इज 5/2R माइनस CV इज इक्वल टू R. सो CV इज इक्वल टू, उधर गया ये इधर आया, 5/2R माइनस R. सो यार ये क्या हो जाएगा? 2 LCM ले लें, 5R माइनस 2R. सिंपल जवाब है 3R/2. CV की वैल्यू आ गई. तो CV की रिक्वायर्ड वैल्यू मेरे पास आ गई है. CV की रिक्वायर्ड वैल्यू है. इट इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए इट इज. ठीक है जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी बच्चों, यहां तक शाबाश, गुड. यहां तक किसी को कोई सवाल कोई परेशानी तो नहीं? तो फिर आगे चलते हैं. ये वैल्यूज जरा याद रख लीजिए. जिस तरह आपकी किताब है मोनोटॉमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यूज गिवन है, उसी गैमा की वैल्यूज असल में यहां से निकाली गई है. आपको याद होगा कि गैमा किसके इक्वल होता था? गैमा वाज इक्वल टू CP ओवर CV. अगर मोनोटॉमिक गैस के लिए देखें तो CP की वैल्यू 5/2 है और CV 3/2 है. तो यहां पे वैल्यूज पुट कर लें. 5/2R ओवर 3/2R. ये R से कैंसिल. 3/5 इज द वैल्यू फॉर मोनोटॉमिक गैस. तो वो जो किताब में टेबल दर्ज था वो असल में यहां से ही बनाया गया था. आपको गैमा की वैल्यूज तो याद रखनी है, प्लस आपको साथ ये वाली वैल्यूज भी याद रखनी है. मोनोटॉमिक के लिए CP की वैल्यू गिवन है 5/2R और 3/2R. ये जो आपके सामने कर दी मैंने, अब पूरी तरह से सामने आ गई.
डायटोमिक के लिए 7/2r और CV की वैल्यू 5/2r। जस्ट राइट दिस टेबल डाउन। नजर नहीं आ रहा, क्या नजर नहीं आ रहा? सही, ओके। व्हाई वी कैंट सी इट? अब तो नजर आ रहा है यार, क्यों नहीं नजर आ रहा? अब तो क्लियर है सर, टेबल नजर आ रहा है, देखिएगा। सो जी ये वैल्यू जरा नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। मोनोटॉमिक 5/2r और CV इज 3/2r, डायटोमिक 7/2r 5/2r CV की वैल्यू, और ट्राइटोमिक के लिए यहाँ पे 4r और यहाँ पे 3r CV की वैल्यू जरा लिख लीजिएगा। ठीक है जी, होप सो कि आप लोगों ने लिख लिया। ओके, वो मैं बोर्ड वाला भी दिखा देता हूं। वो तो मैंने भी मिटा भी दिया, खैर से उसकी जरूरत नहीं, आपको अगर नजर नहीं था रहा तो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं थी। आगे लिख के चलता हूं इससे। ये बड़ा मजे का सवाल है, इस सवाल को देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा पसंदीदा सवाल है। सारे सवाल को गौर से देखिएगा। कहता है द स्पेसिफिक हीट फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा जी, मैंने तो कुछ यहां पे लिखना है, तो मैं देख लूं बोर्ड की कौन सी साइड क्लियर है। दिस साइड इज क्लियर, ओके, दिस साइड इज क्लियर। हाँ जी, मोनोएटॉमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट की क्या वैल्यू होगी एट कांस्टेंट प्रेशर? व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस एट आइसोथर्मल प्रोसेस? अब सवाल है आइसोथर्मल प्रोसेस। इस सवाल में जो की वर्ड है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। बड़ा मजे का सवाल है, ऐसा सवाल है जो कि हर बच्चे की गलती करवाता है। इस सवाल को जरा देखिएगा, इसमें होना क्या है। आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम जानते हो कि टेम्परेचर नहीं बढ़ता, डेल्टा चेंज इन एनर्जी इज जीरो, डेल्टा टी इज जीरो। जब टेम्परेचर नहीं बढ़ना तो जितनी मर्जी हीट दिए जाओ, तुमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस में जितनी भी हीट सिस्टम को दिए जाओगे, पढ़ाया, डिटेल में पढ़ाया ये प्रोसेस, वो सारे के सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट करता जाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। सो अगर आप उसे इन्फिनिट एनर्जी दे देंगे ना, इन्फिनिट एनर्जी देने के बावजूद भी उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। सो स्पेसिफिक हीट फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज 0, 5/2r, 3/2r और D infinite. Yes, it is infinite. You have to give infinite energy, इसके बावजूद भी टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं आएगा। ठीक है जी। इसी के साथ ही नीचे इसके एक सेकंड क्वेश्चन जो गिवन है वो दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये सवाल मैंने आपका 9वीं की क्लास से लिया है, और ये सवाल मैंने नहीं लिया, ये सवाल ईकेड वालों ने लिया हुआ है, और ये सवाल पहले बन चुका है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में और लीनियर एक्सपेंशन में एक रिलेशन है, वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को अभी तो आप जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या है। अगर किसी चीज को गर्म किया जाए तो उसका वॉल्यूम फैलता है, वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को बीटा कहते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 3 अल्फा। अल्फा क्या? अल्फा इज लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा कहते हैं। यानी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो है वो लीनियर एक्सपेंशन से 3 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, और यहां पे तो मैं लिख रहा हूं, यहां पे तो नजर भी नहीं आ रहा, सो मुझे उस तरफ ही लिखना चाहिए था, ये मैं गलत जगह पे लिख रहा हूं। सो यहां पे लिखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो है दैट इज, उसे बीटा कहते हैं, वो 3 अल्फा के इक्वल होती है। अल्फा क्या चीज है? अल्फा इज लीनियर एक्सपेंशन, दैट इज अल्फा। यानी कि लीनियरली एक्सपेंड से मुराद ये कि कोई चीज कितना, मैं सामने आ गया। सईद इंफिनिटी कैसे? चलें सईद का जवाब दोबारा दे देता हूं, हालांकि मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था। अल्फा जो लीनियर एक्सपेंशन है, मैं पहले अपने सवाल को एक्सप्लेन कर लूं कि अगर किसी चीज को गर्म करूंगा तो लीनियरली इन द लेंथ वाइज, किस तरफ, लेंथ वाइज कैसे, कितना एक्सपैंड करेगी, लेंथ वाइज कितना एक्सपैंड करेगी। वॉल्यूमेट्रिक उसका पूरा वॉल्यूम कितना एक्सपैंड करेगा। सो 9th की किताब में रिलेशन गिवन है, जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सिंपल आपके सामने जो है ना रिलेशन लिख दिया। सर आप कहां चले गए? हाँ जी शाबाश फरवा, गुड, सही है।
फरवा ने जवाब दे दिया। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मैं सही दोबारा जवाब दे देता हूं। देखिएगा स्पेसिफिक हीट क्या होती है। C इज इक्वल्स टू डेल्टा Q या Q बाय डेल्टा T है। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T 0 है, सो Q इज इक्वल्स टू समथिंग ओवर 0 दैट इज इंफिनिटी। ठीक है, मैंने हमको सिंपल आसान से तरीके से समझाने की कोशिश की थी। अब आगे लेके चलता हूं यहां से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट, कुछ सवाल आ गया, ठीक हो गया। सवाल अगला है जी, हाय हाय हाय, अ गुड क्वेश्चन इट इज। ये भी जरा मुझे बताइएगा। कहते कि जी विच सब्सटेंस आउट ऑफ दीज विल हैव हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, किस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होगी? क्या ख्याल है? आपके पास ग्राफ्स गिवन है। ग्राफ्स, पहले ग्राफ में ए की स्लोप सबसे ज्यादा है, बी की स्लोप उससे कम है, सी की स्लोप उससे कम है, डी की स्लोप सबसे कम है। लेकिन ये ग्राफ है किसका? ये ग्राफ है हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम, HT। देखें, हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम में। जी भाई क्या ख्याल है? इसका जवाब देंगे फिर मैं आगे लेके चलूंगा। इसमें अब बहुत सारे बच्चे ए का जवाब दे रहे हैं, बी को जवाब देंगे, कुछ सी जवाब देंगे। शाबाश, जल्दी से जवाब देना। शाबाश भाई, तो कमेंट्स आने शुरू हो गए। मैं कमेंट्स देख लूं जरा। ए है, डी 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 ए। देखो वापस आओ जरा इस ग्राफ के ऊपर, इस ग्राफ को दोबारा से देखो। देखो इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है वो टी है, टी, और दैट इज पर डिग्री पर यूनिट टाइम पर डिग्री टेम्परेचर है। सो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे हीट है। तो आप लोग यार ये बात ऑलरेडी जानते हो। ये आप क्या जानते हो मैं आपको बताता हूं। आप ये जानते हो जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या होती है, आपके सामने सॉल्यूशन हिंट में लिखा भी हुआ है। स्पेसिफिक हीट जो है दैट इज C इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। सो अगर बात की जाए इस ग्राफ की तो y एक्सिस पे हीट है, x एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो इसकी स्लोप क्या होगी? इसकी स्लोप दैट इज हीट ओवर टेम्परेचर। इसकी स्लोप असल में स्पेसिफिक हीट के इक्वल है। तो जिसकी मैक्सिमम स्लोप है उसके केस में स्पेसिफिक हीट मैक्सिमम होगी। जिसकी स्लोप नजर आ रहा है, यस नजर आ रहा है, जिसकी स्लोप कम है उसकी स्पेसिफिक हीट भी कम होगी। तो लिहाजा हमारे पास इस केस में जो A है उसकी स्लोप मैक्सिमम है, लिहाजा उसकी स्पेसिफिक हीट भी मैक्सिमम होगी। ठीक है जी, एवरीवन गॉट इट। शाबाश साद, हैदर, हमजा, जो और सही जो आपने डी कहा उसको करेक्ट कर लें। फरवा शाबाश, वजाहत शाबाश, हिफ्जा शाबाश, सईद ने अपनी करेक्शन कर ली। वाह, और बाकी बच्चे भी अपनी करेक्शन जरा कर लें। शाबाश, गुड। फिर आगे लेके चलता हूं आपको। इससे ये सवाल बड़ा मजे का आ गया। ये सवाल जरा पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। ये मैंने एंड पे आपको एक्सरसाइज के तौर पे करवाना था, मगर अब टाइम नहीं है। तो क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको स्लाइड की फॉर्म में दे दिया। सवाल जरा देखिए, कहते हैं अ गैस इज टेकन। एक मिनट, कुछ सवाल आ गए, कमेंट्स आ गए शायद। ओके ओके, ठीक हो गया। अब अभी पिछले पे, अ गैस इज टेकन फ्रॉम ए स्टेट टू सी। आपके सामने ग्राफ है, ए से सी तक जनाब जो है वो गैस को लेके जाया जा रहा है। प्रेशर और वॉल्यूम वाई और एक्स एक्सिस पे लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं इन टू मैथड्स, दो तरीकों से लेके जाया जा रहा है। एक तरीका AOC है और दूसरा ABC है। अब इन दोनों तरीकों में किसकी डेल्टा U ग्रेटर होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ग्रेटर होगी? सो एक क्या AOC में ग्रेटर होगी, क्या ABC में ग्रेटर होगी, क्या दोनों में सेम होगी या नन? क्या ख्याल है? जवाब दीजिए जरा, सारे बच्चे जवाब दें। सवाल आपके सामने है।
यस भाई जवाब दीजिए। अच्छा लोग, आई एम वेटिंग। फिर जी सी आया, सेम सी, आई गेस एवरीवन इज विद सेम। शाबाश जी, बताया था नीचे सॉल्यूशन एंड में भी लिखा हुआ इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। बताया था आपकी स्टेट जो मर्जी हो, अगर तो स्टेट सेम है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी सेम होगा, मेथड पे डिपेंड नहीं करेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। आप चाहे 4 डिफरेंट पाथ से और भी चले जाते सी तक, अगर तो आपकी पोजीशन सी सेम होती तो भाई इंटरनल एनर्जी भी सेम होती। शाबाश, गुड। एक आखिरी स्लाइड और, 2 स्लाइड्स और हैं, बड़ी मशहूर जमाना स्लाइड्स हैं, इनके ऊपर सवाल बड़ी दफा पूछा जा चुका है। सवाल है एट व्हाट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर द केल्विन एंड फ़ारेनहाइट हैव द इक्वल वैल्यूज। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जा चुका है, तो क्या ख्याल है कैसे करेंगे? ये फ़ारेनहाइट और केल्विन की बात हो रही है, यहां पे गलती नहीं कर देनी। जी, फ़ारेनहाइट और केल्विन किस टेम्परेचर पे इक्वल होते हैं? कोई जरा जवाब दें ताकि फिर मैं आगे चलूं आपको लेके। वहाब ये क्या भेजा है? $525 525। ओह, ये क्या लिख दिया है सईद, खुदा का वास्ता। अच्छा जी, 525 गूगल की है अभी। हमजा 574, गुड। अच्छा जी, बाकियों ने रीजन इसकी मुझे बताएं। चलिए मैं इसका सोल्यूशन करवाता हूं आपके सामने, तो होप्स कि आपको समझ में आ जाए, अल्लाह करे। देखिएगा इसके सोल्यूशन में हमने करना क्या है। होप्स आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, यस नजर आ रहा है। डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट में जाने का फॉर्मूला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फॉर्मूला है 9/5C, 9/5C दैट इज इक्वल्स टू F-32, राइट। ये आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट में जाने का एक फॉर्मूला है। अभी मैं आपको समझाता हूं ये करना कैसे। मगर सवाल में उसने बात की हुई केल्विन और फ़ारेनहाइट के रिलेशन की, सो आप डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करो। डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कैसे होगा? केल्विन क्या होता है? सेंटीग्रेड प्लस 273। सो भाईजान डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल आ जाएगा? केल्विन माइनस 273। जस्ट पुट इट डाउन देयर, इसे वहां पे घुसा दीजिए। ये हो जाएगा 9/5, सी की जगह आ जाएगा K माइनस 273, दैट इज इक्वल्स टू F माइनस 32। अच्छा जी, अब यहां पे फॉर्मूले में आपने क्या करना है जरा देखिएगा। इस फॉर्मूले में आप लोगों ने क्या करना है ये जो K है दिस इज फॉर केल्विन, वो कहता है एट व्हाट टेम्परेचर केल्विन, नो सर अंदाजा, अच्छा एट व्हाट कहते हैं केल्विन बिकम्स इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। सो फ़ारेनहाइट और केल्विन इक्वल हो गए, तो एफ की जगह भी मैं K पुट करने लगा 9/5 K माइनस 273 इज इक्वल टू K माइनस 32। बस सॉल्व कर दीजिए, इस 9/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। 9/5 K माइनस 9/5 273 दैट इज इक्वल टू K माइनस 32। इसको K वालों को इकट्ठा कर लें। 9/5 K माइनस K is equals to minus 32 plus 9/5 into 273. When I solved it, जब मैंने सॉल्व किया तो जवाब मेरे पास आया K is equals to
574। ये लेंथी कैलकुलेशन थी, मैंने सिर्फ आपको मेथड करना सिखा दी क्योंकि सवाल बहुत दफा बनता है, तो लिहाजा इसलिए मैंने आपको ये सवाल करवा दिया, कैलकुलेशन आपको सामने कर दी। यू कैन जस्ट डू इट इन योर होम, यू कैन वेरीफाई दिस। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, शाबाश, गुड गुड बच्चा लोग। लिख लो यार, ये लिख लो, मैं मिटाने लगा था, लिख लो फिर एक सवाल और। समझ नहीं आई सर? अब्दुल्ला, कोई मसला नहीं यार, हमने डिग्री सेंटीग्रेड, देखो केल्विन और फ़ारेनहाइट में रिलेशन पैदा करने का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। चले यार मैं जरा इसको साफ कर लूं, मैं जरा इस जगह को जरा साफ कर लूं ताकि आपको नजर आ जाए। ये लो, अब अच्छा नहीं नजर आ रहा मैं आपको, फिर भी। वाह 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 हमजा, वाह वाह, ई कैड का बच्चा ये सवाल पूछ रहा है, मजा आ गया, दिल खुश हो गया, यकीन करें हमजा, आपका सवाल इतना प्यारा है, दोनों जगह 9/5 कैसे आ गया हमारे पास। 9/5 सी इज इक्वल टू 5f-32 एक रिलेशन है सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट का, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड का। हमने सेंटीग्रेड की जगह केल्विन के लिए रिलेशन पुट कर दिया, केल्विन की सेंटीग्रेड की जगह सेंटीग्रेड की वैल्यू K-273 पुट कर दी। भाई ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमजा 9/5 K से भी मल्टीप्लाई होगा, 9/5 273 से भी मल्टीप्लाई होगा, खुदा का वास्ता यार, ठीक है जी। फिर उसके बाद K-30, बाकी उस जगह पे, जो उस जगह पे F था, F की जगह K क्यों पुट किया? बिकॉज हम चाहते हैं कि फ़ारेनहाइट और केल्विन इक्वल हो जाए, तो एक ही वैल्यू, सेम वैल्यू पुट कर दी, फ़ारेनहाइट की जगह भी K पुट कर दिया। अब यहां पे K माइनस हो जाएगा, वहां पे जाके 9/5 माइनस था तो जाके प्लस हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। हाँ जी बताने लगा हूं, ठहर जाओ। एट व्हाट टाइम, अच्छा जी अगला सवाल, हाँ जी मल्टीप्लाई किया फरवा, शाबाश, थैंक यू जी। अ, 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 अगला सवाल कितने गई ट्रांजिशन? माउस, वाह, बजन इसका कर्सर गायब हो गया, जरा देखिएगा, कर्सर गायब हो गया इसका। हाँ, आपके भी कर्सर गायब हो गया तो वो ट्रांजिशन कैसे करनी है? हाँ, अच्छा जी बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल्स दें जी। वो कर्सर गायब हो गया था थोड़ा सा। द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा सा मेरी तरफ कीजिएगा क्वेश्चन पढ़ना। Yes, question है, for what value of temperature the Kelvin in Fahrenheit have the same value? ये मैंने आपको करवा दिया। अच्छा अच्छा, हाँ ओए सर जी, इसको जरा रिमूव कर दें स्क्रीन को, मैंने वो दूसरा क्वेश्चन करवाना है, वो बेशक निकाल दीजिएगा, माउस को निकाल के लगाएंगे हो जाएगा। मैं कोई गलत चीज नहीं ला दूं, सही है ना? नहीं, जस्ट मिनट बच्चों, इशू आ गया।
सही यार, क्या हो गया? सेल्सियस और केल्विन कभी इक्वल हो सकते हैं? जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, जस्ट यूज योर हेड यार। कैन दे बी इक्वल? सेल्सियस में 273 ऐड करूंगा तो केल्विन आएगा, क्या कभी ये इक्वल हो सकते हैं? तो इन्फिनिटी भी इक्वल नहीं होंगे भाईजान, क्या हो गया यार? हाँ, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होते हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे होते हैं, वो सवाल भी है। अब्दुल्ला, एफ की जगह के इसलिए आएगा बिकॉज देखो क्वेश्चन ये था कि यू वांट, व्हाट डू यू वांट? यू वांट केल्विन और फ़ारेनहाइट आपस में इक्वल हो। इक्वल का मतलब है अब एफ लिखो चाहे के लिखो, जो मर्जी लिखो, एक ही वैल्यू है। आप इक्वल करना चाह रहे हो ना, हैव सेम वैल्यू, तो एफ की जगह के लिख दो या के की जगह के लिख दो, ये दोनों की जगह कोई और चीज लिख दो, ठीक है? सर जी रहने दे, मैं कोई जरूरत नहीं, मैं आगे इसको लेके चलता हूँ। 10 मिनट जो मैं उसमें टाइम बचा रहा हूँ लिखने में, वो यहाँ पे जाया और अच्छा जी, अगला सवाल बड़ा मजे का है। सवाल ये है कि जी एट विच वैल्यू, अब तो व्हाइट बोर्ड सारे के सारे ही अपने, मैं बेशक इस पर क्रिकेट खेलूं, बिस्तर जाके सो जाऊं, इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड इतने अरसे के बाद देखे। अच्छा जी, सवाल स्क्रीन पे ये आपके सामने लिखने लगा हूं। एट व्हाट वैल्यू द डिग्री सेंटीग्रेड बिकम्स इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट? डिग्री फ़ारेनहाइट किस पे इक्वल होगा? तो उसमें भी आप सेम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 9/5c इज इक्वल्स टू f माइनस 32। अब यहां पे आप दोनों जगह पे c पुट कर दें, चाहे दोनों जगह पे f पुट कर दें, चाहे दोनों जगह पे k पुट कर दें, क्योंकि आपने इक्वल वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू जो इक्वल निकलती है मैं बता देता हूं, डिग्री सेंटीग्रेड बिकम्स इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट एट -40। -40 वैल्यू पे ये दोनों स्केल्स आपस में कॉन्साइड करते हैं। ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस लिख लो, कैलकुलेशन करनी है तो घर में खुद करके देख लेना, ठीक है? हेलो भाई, ये आपके सामने मैंने ये भी बता दिया। अब इसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बता दूं। रिवर्सिबल प्रोसेस पे टाइम ज्यादा नहीं करूंगा, बस इतना बता देता हूं। रिवर्सिबल प्रोसेस विच द इनिशियल स्टेज कैन बी द फाइनल स्टेज, यानी बॉडी जहां से शुरू हो घूम के वापस उसी जगह पे आ जाए, उसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस की चंद खसूसियात है, सिर्फ वो लिख लें कहीं पे। रिवर्सिबल प्रोसेस की चंद खसूसियात हैं, वो ये हैं, आपके सामने लिख देता हूं। पहली प्रॉपर्टी रिवर्सिबल प्रोसेस की ये है यार कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो आता है, प्लस ये रिट्रेस हो सकता है, वापस जा सकता है। इसमें चेंज इन एंट्रोपी भी जीरो आता है, इसे बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी पढ़ा हुआ आप लोगों ने, क्या होता है एंट्रोपी? बोले तो मेजर ऑफ डिसऑर्डर। जब बॉडी अपनी इनिशियल स्टेज पे वापस आ गई तो उसमें डिसऑर्डर नहीं आएगा, वो जो थी वो वहां की वहां वैसी की वैसी वापस आ गई। सर आपने रिप्लाई नहीं दिया मैसेंजर पे। अभी तो कहा कि मैं लेक्चर में, आपने लेक्चर के स्टार्ट में भी यही बात की थी, और मैं लेक्चर में अभी मैसेंजर पे कैसे रिप्लाई कर दूं? और मैंने शुरू में भी कहा था कि मैंने आज रिप्लाई नहीं दे सका, आज मैं एमडी गेट वालों के साथ लगा हुआ था। और क्या क्वेश्चन पूछा आपने फरवा? मुझे बता दें, अभी बता दें फरवा, क्या क्वेश्चन है आपका? फिर उसके बाद एंट्रोपी जरा एक दफा टॉपिक पढ़ लीजिए, कहते हैं कि खास बातें उसमें नहीं लिखी हुई, सिंपल सा टॉपिक है। सिंपल एक फॉर्मूला है Q बाय डेल्टा टी, वैसे जैसे कि आपका स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला था, तकरीबन उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है। अच्छा जी, आगे लेके चलता हूं। द नेक्स्ट टॉपिक इज द लास्ट वन दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे इज, फिर उसके बाद बाकी थ्योरेटिकल चीजें रह जाएंगी सारी। दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ पे जरा बात कर लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा कानून, सेकंड लॉ कहता है कि इस कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं, हाँ जी मोहित शाबाश, इस कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं कि जैसे जितनी एनर्जी इनपुट में दी जाए वो सारी की सारी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे काम करते हैं। जितना इनपुट उन्हें दिया जाता है नॉलेज की फॉर्म में, उससे 90% जाया करके सिर्फ 10% एफिशिएंसी को शो करते हैं।
सर टेस्ट से रिलेटेड कुछ हमसे क्यों, कौन से टेस्ट से रिलेटेड अरमान? अच्छा टेस्ट से रिलेटेड मुझे भी एक बात याद है कि सवाल के बाद बताता हूं। अच्छा मिसाल के तौर पे मैं इसे जो एनर्जी इनपुट की फॉर्म में दे रहा हूं दैट इज दिस, ये एनर्जी इनपुट की फॉर्म में दे रहा हूं और यहां से एनर्जी कुछ वेस्ट कर रहा है और यहां से कुछ एनर्जी यूजफुल वर्क में लेके जा रहा है। मान लीजिए मैं इसे Q1 एनर्जी इनपुट की फॉर्म में दे रहा हूं, ये Q2 एनर्जी को वेस्ट कर रहा है और यहां पे कुछ काम कर रहा है। वो काम किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली जितनी एनर्जी इनपुट दी जा रही है उसमें से वेस्ट को माइनस करते हैं, जो बाकी बचेगा वो सारे का सारा यूजफुल काम होगा। सो इसलिए वर्क इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है। सो ऐसी कोई भी चीज जो एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रही है उसे इंजन कहते हैं। सो हीट इंजन जैसे कहते हैं, हीट इंजन की डेफिनेशन भी मैंने यहां पे बता दी। हीट इंजन क्या होता है? ऐसी मशीन जो कि एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करे, दैट इज कॉल्ड एज। सर इतना भी बुरा ना करें, क्या बुरा किया मैंने? सही, मैंने तो कुछ भी नहीं किया यार। हम हीट इंजन कहते हैं। अब इसमें से कुछ चीजें याद रख लीजिएगा। जो हाई टेम्परेचर जहां पे होता है उसे सोर्स भी कहा जाता है, उसे HTR भी कहा जाता है। सोर्स यानी हीट का सोर्स, HTR बोले तो हाई टेम्परेचर रेजर्वायर, रेजर्वायर मतलब जखीरा, वहां से एनर्जी जा रही है। और जहां पे एनर्जी वेस्ट हो रही होती है उसे सिंक बोलते हैं, यानी वेस्ट ऑफ एनर्जी सिंक, जैसे आपके किचन में लगा होता है। और सिंक भी बोलते हैं उसे, LTR भी बोलते हैं। LTR इज नॉर्मली एट लो टेम्परेचर। सो LTR बोले तो लो टेम्परेचर रेजर्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे से लेके चलता हूं। इसी के ऊपर बेस करते हैं हमारा कार्नोट इंजन। कार्नोट ने थ्योरम दिया था कि कोई भी अगर 4 स्टेप्स को फॉलो करेगा, कार्नोट इंजन 4 स्टेप्स को फॉलो करेगा तो उस इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। वो 4 स्टेप्स कौन कौन से थे जरा देख लीजिएगा। पहले था एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सॉरी मैं यहां पे लिखता हूं। फर्स्ट स्टेप दिस वन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। मैं लिख भी देता हूं सबके नाम स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट वन वाज, पहला था आपकी किताब में लिखे हुए इन स्टेप्स का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा दिस वन आइसोथर्मल, ये फर्स्ट है, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ। और जो दूसरा दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। देन थर्ड वन इज आइसोथर्मल compression, fourth one is adiabatic compression। अब इसमें एक सवाल बड़ा मजे का पूछा जाता है, वो सवाल आपके साथ डिस्कस करता हूं जरा। सवाल इसमें यह पूछा जाता है यार बच्चों कि इसमें कौन सा तो कमेंट ज्यादा तो नहीं आ गए नीचे। हाँ, सवाल ये पूछा जाता है कि इसमें यार कौन सा स्टेप है जो असल में काम करता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन को कहते हैं, ये हीट इनपुट है, ये हीट इनपुट का स्टेप है। इसमें ये आपने सारा थ्योरी में पढ़ा हुआ, बस नाम इनके बता रहा हूं, आपने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़े भी हुए। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ये हीट ली, इंजन को हीट मिल रही होती है, इंजन हीट की इनटेक कर रहा होता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन वो स्टेप है जहां पे असल में काम करता है इंजन, एफिशिएंसी देता है, आउटपुट देता है। आइसोथर्मल कंप्रेशन इज दैट स्टेप जिसमें वो टेम्परेचर वापस बाहर की तरफ, जो काम करने के बाद जो एनर्जी जाया होती है वो वापस बाहर की तरफ जाती है। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज एग्जॉस्ट। का स्पेलिंग गलत हो गया, इसे एग्जॉस्ट स्टेप कहते हैं। और 4 में जो टेम्परेचर कम हो चुका होता है सोर्स का, वो वापस रीगेन किया जाता है, दैट इज रीगेनिंग टेम्परेचर। ये इस पॉइंट को रीगेनिंग टेम्परेचर कहते हैं। ये आपके पास इन सारे स्टेप्स के सेपरेट से अलग अलग से नाम भी आ गए। सो पहले वाला जो है दैट इज हीट इनपुट स्टेप, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरे वाला
एडियाबैटिक एक्सपेंशन जिसमें काम करता है, तीसरे वाला आइसोथर्मल कंप्रेशन जिसमें एग्जॉस्ट होता है, वो जो गैसेस जाया होनी होती है, जो हीट जाया होनी होती है, सिंक में जानी होती है, वो थर्ड स्टेप में जाती है, फोर्थ स्टेप में जो वापस टेम्परेचर लूज हो गया होता है वो वापस रीगेन हो जाता है। ये आपके पास सारे के सारे स्टेप्स के नाम आ गए। प्लस अगर कोई पूछ ले कि इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, सो यार इसकी एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी की बात पहले कर लूं, एफिशिएंसी कहते हैं आउटपुट ओवर इनपुट। तो इसमें यार आउटपुट इनपुट, इसमें आउटपुट क्या होती है, वर्क Q1 माइनस Q2 के इक्वल होता है। सो आउटपुट इज Q1 माइनस Q2 ओवर इनपुट इज Q1। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, टेम्परेचर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, जाहिर है Q1 अगर नहीं पता तो आप टेम्परेचर इस्तेमाल करें, T1 माइनस T2 ओवर T1। परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ गई। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। जो सबसे अहम बात है वो ये है, सबसे अहम बात ये कार्नोट थ्योरम सबसे अहम है। कार्नोट थ्योरम ये कहता है कि भाईजान बच्चे बैठे में गायब हो गए, इतना सन्नाटा लगता है कब्रिस्तान में पढ़ा रहा हूं। कार्नोट थ्योरम ये कहता है कि भाई आप जो मर्जी फ्यूल इस्तेमाल कर लें, अगर तो वर्किंग टेम्परेचर सेम है, अगर तो T1 T2, अगर तो सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो जो मर्जी फ्यूल आप इस्तेमाल कर लें, चाहे डीजल चाहे पेट्रोल, जो मर्जी दुनिया का फ्यूल इस्तेमाल कर लें, अगर तो वर्किंग टेम्परेचर सेम है तो भाईजान एफिशिएंसी भी सेम होगी। अब इसी बात के ऊपर एक बात और बताता चलूं साथ साथ, ये जो परसेंटेज एफिशिएंसी है ना, ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ percentage efficiency depends on difference in temperature of sink, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंक और सोर्स के डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। दूसरा, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ सोर्स जो नीचे है। अगर सोर्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, अगर आपका इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, गाड़ी सही से काम नहीं करेगी। जाम खान नहीं सर, क्या नहीं सर यार, नहीं जी जाम खान को नई खबर के साथ ही आया आज। हाँ भाई जाम खान, बस नहीं कहना था, आगे भी तो बताओ। अट्ठाईस को टेस्ट किसने कह दिया इधर, आपको क्या आ गया यार, 3 से 6 तक डेट आई हुई है, 28 को नहीं है। और मैं भी इसलिए आपको कहा था कि मैं 2-2 घंटे करवाऊंगा, 28 को नहीं है। कम से कम बाकी लोगों में अनसर्टेनिटी और इस तरह की जो है ना वो नेगेटिविटी ना किया करें कि सारे बच्चे भी परेशान हो जाएं। 3 to 6 डेट आई हुई, वी हैव गॉट इनफ टाइम, वी विल डू चैप्टर आफ्टर चैप्टर। ठीक है यार, यहां तक सवाल है किसी का, मैंने चैप्टर नंबर 12 ही कंप्लीट करवाना, आपकी इतला के लिए इधर कुछ सवाल है किसी का तो पूछो यार। और भाई वो ईद से पहले मॉक है यार, खुदा का नाम है, क्या कर रहे हो आप लोग, हद हो गई यार। मॉक है, टेस्ट आपका आ गई है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ मॉक? पैसे लेने के तरीके हैं उनके सिर्फ कि आप मॉक टेस्ट दें, पता लगेगा आपको टेस्ट कैसा आता है। सर बैटरी जरा चेंज कर दीजिएगा। नो सर, क्या नो सर? बेटी फरवा खैरियत? मुनव्वर साहब बैटरी, घुमा दें इसको। मुइज नो आइडिया,
माइट भी पॉसिबल, मुझे जो लगता है कि अगर उनको इजाजत ना मिली ना हुकूमत की तरफ से तो फिर टेस्ट नहीं होगा। ये मॉक इसलिए करवा रहे हैं ताकि आइडिया हो जाए कि हुकूमत इजाजत देती है कि नहीं देती। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा आ जाए इस चैप्टर के, इस बुक के आगे। फाइनली लेट्स कम टू द सेकंड बुक, बुक 2 पे आ जाए। बुक 2 का चैप्टर नंबर 1 उसे डिस्कस करते हैं। मॉक करवाने की रीजन मैंने बताई यही है कि पता चल जाए कि अगर हमारी हुकूमत को कोई इसमें एतराज तो नहीं है। अगर एतराज हुआ तो फिर डिले कर देंगे, अगर मॉक इजीली हो गया तो इसका मतलब है कोई एतराज नहीं, फिर चलता जाएगा। सर जी, सर हमान कह रहे थे कि ऑनलाइन। हाँ ठीक है, मैं भाईजान ऑनलाइन है। अहमद बिल्कुल दुरुस्त बात है, ऑनलाइन भी है और एडमिट कार्ड पे जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखा है वो भी ठीक होगा। ऑनलाइन कतई तौर पे आप घर बैठ के थोड़ी देंगे, वो इतने अच्छे थोड़ी हैं कि आप पे इतना यकीन कर लें कि आपको घर बैठ के जिस तरह कैंपस वाले टेस्ट करवाते हैं वो भी करवा लें। आप सारी दुनिया घर बैठ के जो है ना उसको सही से अटेम्प्ट करेगी, वो इतने बच्चे थोड़ी हैं। होगा ऑनलाइन ही और होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी। मैं तो खुद यूनिवर्सिटी यूईटी आता जाता रहता हूँ, थोड़ी बहुत बातें अंदर की पता होती हैं। इन्होंने 8 शिफ्टों में करवाना, 3 दिन है, एक दिन में तकरीबन 3 शिफ्टें लगेंगी। इन्होंने 24 शिफ्टों में करवाना, एक दिन में तकरीबन 8 शिफ्टें लगेंगी, 3-3 घंटे की, सुबह दोपहर शाम और रात तक, रात 12 बजे तक टेस्ट होंगे होंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सेंटर में। और मैं आपको बता दूं इसमें इसमें इशू भी आ जाएगा। ये 3 दिन में हो भी नहीं पाएगा, इसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी जिसका इनको खुद भी आइडिया नहीं है। मैं इवन ये भी कह रहा हूँ कि अगर ये अभी हो गया ना के दौरान इन्होंने जबरदस्ती टेस्ट अगर ले लिया तो लिख लीजिए ये टेस्ट दोबारा लेना पड़ेगा। इनका टेस्ट फेक हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। 2011 में भी ऐसे ही हुआ था कि इन्होंने जबरदस्ती बिफोर डे टेस्ट ले लिया, वो टेस्ट लीक हो गया, उस पर वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। इनको 2011 में 2 टेस्ट लेने पड़े थे, एक और टेस्ट दिया था जी। फिर वो ऐसे ही होगा, कंप्यूटर लैब टेस्ट ऐसे ही है। तो ये कहानी अपने जहन में रखें कि हो सकता है सब तो अपनी तैयारी करते चले जाएं साथ साथ। मेरी परसेप्शंस के मुताबिक मेरा नहीं ख्याल कि ये अगस्त में होगा। लेट्स अगर अगस्त में हो भी जाता है ना तो दिस टेस्ट विल बी कॉम्प्रोमाइज, ये टेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये मेरी अपनी परसेप्शन है। ले जी, बात शुरू करने लगे हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। चीटिंग नहीं होगी यार, चीटिंग नहीं होगी, चीटिंग वो नहीं करने देंगे, चीटिंग होगी भी नहीं। आपके कंप्यूटर पे सिर्फ एक ही टैब ओपन होगा। अगर आप अपने कंप्यूटर के अलावा कोई और टैब, उस टैब के अलावा कोई और टैब खोलेंगे आप एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट इस तरह के होते हैं, एलिमिनेट यानी फॉर डिस्क्वालीफाई, आपके मोबाइल सब ले लिया जाएगा। सिर्फ जो टैब खुला है वही एक क्लिक ही आपने करना होगा, जो क्लिक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। ठीक है, और अगर आप कोई और टैब सर्च करने की कोशिश करेंगे खोल के, यू आर डिस्क्वालीफाइड, आप वहां से ही बाहर। ले भाई, आप बात करने लगे हैं चैप्टर नंबर फाइनली 12 पे। चैप्टर नंबर 12 बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा जी बच्चों, तवज्जो है, बात शुरू करूं। तवज्जो है बच्चों, बात शुरू करूं, साथ में मेरे बताएं, डिस्कशन को जरा छोड़ दें अभी। ऑल आर विद मी, लेट्स डिस्कस चैप्टर नंबर 12। साथ में जी बात शुरू करूं। बच्चों किधर हो?
लो भाई बस तवज्जो रखना मेरी तरफ। चैप्टर नंबर 12 को आज पढ़ाना, चैप्टर नंबर 13 को कल शुरू करना है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट, रुके हुए चार्जेस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि जो सिमिलर चार्जेस हैं जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव दे विल रिपेल ईच अदर, और जो ऑपोजिट चार्जेस हैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। जिस तरह ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, परे करना चाह रहे हैं, पीछे पीछे करना चाह रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि इनमें से एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। सो दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q1, दिस इज Q2। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज सिंपली गिवन एज, उसको लिखा जाता है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये R स्क्वायर क्या है, बस आपने 10 मिनट जरा गौर से मुझे सुनना है, इधर उधर की कोई बात नहीं करनी। इसके बाद जब सवाल करूंगा फिर आप लोगों ने सवाल करने शुरू करने हैं। K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अच्छा जी, अभी K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर में K क्या चीज है? दिस K इज कॉल्ड एज कूलम्स कांस्टेंट। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। यूनिट्स बना लें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको जरा डब्बे में बंद कर लूं क्योंकि इस पे जरा 1 मिनट की बात करनी, फिर आगे लेके चलूंगा। देखो यहां पे कूलम्स कांस्टेंट की K की वैल्यू कितनी बड़ी है? 10 रेज़ टू पावर 9 है। तो यहां से एक बात तो साबित हो गई, इतना बड़ा कांस्टेंट जब फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जवाब बड़ा आएगा। बड़े का मतलब कूलम्स फोर्स, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये वीक फोर्स नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इसकी पकड़, इसकी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब जो K इटसेल्फ है, इस K को अगर हम मजीद तोड़ने की कोशिश करें कूलम्स कांस्टेंट को, दिस K विल बिकम 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओए ओए ओए, यहां पे जरा बात को रोक दूंगा, इस K को 1 मिनट तक डिस्कस करूंगा। पहले 2-3 चीजें डिस्कस और करनी है, इस पॉइंट को अपने जहन में बिठा लीजिए। इस K की डायमेंशंस को पहले डिस्कस कर लेता हूं। न्यूटन बोले तो MLT-2, मीटर इज L2। कूलम की डायमेंशंस क्या होती हैं? कूलम है चार्ज। चार्ज की डायमेंशंस डायरेक्टली हमारे पास नहीं है, हमने इससे अगले चैप्टर में पढ़ा था I करंट इज इक्वल टू Q बाय T। I इज एम्पेयर, कूलम्स चार्ज के यूनिट है, ओवर T की डायमेंशंस T होती है कैपिटल के साथ, और एम्पेयर क्योंकि बेस क्वांटिटी है तो एम्पेयर की डायमेंशंस इटसेल्फ A होती हैं। कूलम्स की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी? AT। अब कूलम्स की जगह कूलम्स की डायमेंशंस पुट कर दीजिए तो ये हो जाएंगी, पर कूलम स्क्वायर है तो हो जाएगा AT-2। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ML3T, ये -2 है, ये भी -2 है, T-4A-1। ये आपके पास K की डायमेंशन आ गई, लिख लीजिएगा। दे कैन बी आस्क्ड इन MCQ। ये आपके MCQ का एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन है जी, K की डायमेंशंस क्या होती हैं। तो भाई ये बात तो समझ में आ गई। फिर ये एक पॉइंट क्लियर हो गया, इस एक पॉइंट को डब्बे में बंद कर दूं। ये डब्बे से निकल के भागना कहीं जाए, लाल डब्बा बन गया रे मेरे मार्कर से। नहीं भाई, इसके बाद अगली बात जो करनी है दैट इज व्हाट इज FQ1 FQ2। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट बताया, दूसरा पॉइंट जरा जहन में रखिएगा। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट फॉलो थर्ड लॉ, ज्यादा ही ऊपर लिखा गया मेरा ख्याल है। ये जो कूलम्स की फोर्स है ये थर्ड लॉ को फॉलो करती है। सेकंड पॉइंट कितने गया? सेकंड पॉइंट, इट फॉलो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन के तीसरे कानून को फॉलो करती है। न्यूटन के तीसरे कानून को फॉलो करने का मतलब क्या है? मान लीजिए ये Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है दैट इज F12, और Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है वो F21 है। ये F12 और F21 आपस में बराबर है मगर ऑपोजिट है। F21 इज इक्वल टू F12, दोनों आपस में बराबर है। अगर वेक्टर की बात की जाए तो F21 वेक्टर फॉर्म में F12 के बराबर तो है मगर ऑपोजिट है। अगर खाली वेक्टर के बगैर लिखा जाए तो हम कहते हैं बराबर है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम वेक्टर में कह देते हैं कि भाई बराबर भी है और डायरेक्शन भी ऑपोजिट है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई, कोई मुश्किल बात मैंने अभी तक नहीं की यहां पे। फिर एक बात और यहां पे कर दूं, पॉइंट 3 के तौर पे, कूलम्स की फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स है।
म्यूचुअल, MUTUAL, म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स मतलब मोहब्बत ऑलवेज टू साइडेड होती है, यानी कि ये Q1 Q2 को खींच रहा है और Q2 Q1 को भी खींच रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ वन वे लव है, सिर्फ Q1 Q2 को खींच रहा है, Q2 खींच ही नहीं रहा। ये डबल साइडेड, टू साइडेड है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। दैट मींस इट इज द म्यूचुअल फोर्स। ठीक है जी, यहां पे बात समझ में आ गई। ये कूलम्स फोर्स पे बात होगी। अब जरा के पे बात कर लें। के की वैल्यू मैंने आपको बता दी, के की डायमेंशंस बता दी। दैट इज K इज इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये सारी की सारी फसाद की जड़ एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट बोले तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इतना लंबा जो मैंने लिखा है, परमिटिविटी लिख दूं और नीचे लिख दूं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या है यार? फ्री स्पेस बोले तो वैक्यूम, वैक्यूम की ये परमिटिविटी क्या होता है? इस परमिटिविटी को जरा समझ लो। परमिटिविटी को समझ लोगे ना, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगली जो भी डिस्कशन करने जा रहा हूं वो सारी समझ में आ जाएगी। परमिटिविटी, परमिटिविटी बोले तो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स फोर्स। लिख देता हूं, परमिटिविटी का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस टुवर्ड अच्छा जी बच्चों, अल्लाह पाक मदद करे जी। मैं ये कहना चाह रहा था बड़ी देर से, जो मैं कह ही नहीं पा रहा, वो अड़ी हुई है, मैं क्या करूं? वो अपनी गप्पे मारने लगे हुए हैं, उनको पता ही कुछ नहीं चल रहा। अब मुझे बताएं मैंने कहां से स्टार्ट करना है? भाईजान ये मैं परमिटिविटी की बात कर रहा था। परमिटिविटी मतलब रेजिस्टेंस टुवर्ड्स कूलम्स फोर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं समझाना चाह रहा था, आप लोगों को दोबारा से समझाता हूं। दो चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल Q1 एंड Q2। ये पहले पड़े हुए थे हवा में या वैक्यूम में पड़े हुए थे। असल में आसान अल्फाज में ये वैक्यूम में पड़े हुए थे। वैक्यूम में इन दोनों पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो स्ट्रॉन्गर है, बड़े मजे से एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये F12 और ये F21 इजीली एक दूसरे को खींच रहे हैं। हाँ, अब मैंने क्या किया, इन दोनों चार्जेस को उठा के रख दिया एक ऑयल में। ऑयल बोले तो एन अदर मीडियम में, किसी दूसरे मीडियम में ऑयल में डाल दिया। लेट्स अभी ऑयल में, ऑयल की परमिटिविटी वैक्यूम से ज्यादा है। परमिटिविटी ज्यादा बोले तो रेजिस्टेंस ज्यादा। परमिटिविटी इज रेजिस्टेंस। सो अब क्या होगा यार बच्चों? अब देखो, अब फोर्स आहिस्ता आहिस्ता वीक होती चली जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस टुवर्ड फोर्स बढ़ गई है, रुकावट बढ़ गई है। सो यहां से एक बात बड़ी अच्छे तौर पे नोट की शक्ल में लिखी जा सकती है। सो भाई नोट लिख लो, नोट। मैं नोट आप लोगों को यहां पे लिखवाता हूं, पहले मैं देख लूं आपको नीचे लिखा नजर आएगा भी कि नहीं आएगा। यस, लिखा नजर आएगा। बस एक छोटा सा नोट यहां पे लिखना है। सो नोट यू विल सी हियर, नोट लिख लो, ग्रेटर परमिटिविटी ग्रेटर परमिटिविटी को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी, लेकिन किसी भी मीडियम की बात करें तो खाली एप्सिलॉन लिखा जाएगा। ग्रेटर परमिटिविटी मतलब लेसर फोर्स। फोर्स उतनी कम होती चली जाएगी, फोर्स उतनी वीक होती चली जाएगी। यानी कि इसका जो इस नोट का जो दूसरा पॉइंट है वो मैं बाद में लिखवाता हूं, पहले इसी बात को पूरा कर लूं। फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? के की जगह लिखेंगे फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए क्या लिखेंगे? ऊपर वैक्यूम लिख दूं, वैक्यूम के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, वैक्यूम के लिए फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये वैक्यूम के लिए FV लिखा हुआ है। और किसी और मीडियम के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा?
ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के लिए था, ये आप इलेक्ट्रिक फोर्स के हवाले से कह सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, किसी और मीडियम की अगर बात करें, फॉर सम अदर मीडियम, किसी और मीडियम के लिए द थिंग्स आर प्रीटी डिफरेंट। अब उसके लिए हो जाएगा एफ एम, किसी और मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, बस एप्सिलॉन फॉर दैट मीडियम, यानी परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम Q1/Q2 R²। अब ये जो एप्सिलॉन वाली फोर्स है, फोर्स ऑफ मीडियम जो है, दैट विल बी लेस देन फोर्स ऑफ वैक्यूम, क्योंकि फोर्स दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन, परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात मैं आपको नोट में लिखवा चुका हूं और यहां पे मैंने आपको बात साबित भी कर दी। अच्छा, बात करनी है एक नए कॉन्सेप्ट की। नया कॉन्सेप्ट बोले तो रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी को जरा समझिएगा। रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, पुत्र देखना जरा गौर से, रिलेटिव के जुमले को समझाने लगा हूं। मान लो कि इस मार्कर का वजन है 1 किलो और मेरा वजन 1 किलो नहीं, चलो आसान कर लेते, मान लो इस मार्कर का वजन है 2 किलो। हाँ जी, एयर की परमिटिविटी ज्यादा होती है वैक्यूम से, सही। इस मार्कर का वजन है 2 किलो और मेरा वजन है लेट से 10 किलो। तो आपको क्या ख्याल है, मैं, जुमले पे गौर करना, मैं इस मार्कर की निस्बत कितना भारी हूं? What is my weight? What is my mass relative to marker? मेरा 10 है, असल इसका 2 है, तो मार्कर के लिहाज से मेरा कितना होगा? 5 गुना। इसे रिलेटिविटी कहते हैं। अब हमें वैक्यूम की परमिटिविटी पता है, जिस मटेरियल की परमिटिविटी वैक्यूम से 2 गुना ज्यादा होगी, हम उसे कहेंगे उसकी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी 2 है। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम से 4 गुना ज्यादा है, वैक्यूम से चुगनी है, 4 गुना ज्यादा, हम कहेंगे उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 4 है। पॉइंट समझ? जिस तरह मेरा वजन 10 था, मार्कर का 2 था, तो मेरा वजन कितने गुना ज्यादा था? मार्कर से 5 गुना ज्यादा था। तो मैंने कह दिया माय रिलेटिव मैस, इसके मुताबिक मेरा रिलेटिव मैस 5 गुना है। इसी तरह रिलेटिव परमिटिविटी है। जी सही, क्या हो गया यार? इस तरह की बातें तो बैकी मतलब बातें तो ना शुरू हो जाएगी। वैक्यूम मतलब कुछ, वैक्यूम मैं कहा हूं, मैं कौन? वैक्यूम, वैक्यूम क्या होता है यार? हाथ हो गई यार, सही। सो रिलेटिव परमिटिविटी मैंने समझा दी। रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं असल में रेशो। रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम की परमिटिविटी और किसी मीडियम की परमिटिविटी की रेशियो लें तो रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है। सो लिहाजा रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला और आ जाएगा। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन। वैक्यूम को नॉट लिखा जाता है, एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। ये फॉर्मूला भी मेरे पास आ गया। ओए होए, अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। सो लेट्स मूव लिटिल बिट फॉरवर्ड, इससे आगे कदम चलते हैं। यहां पे मीडियम की जगह किसी और मीडियम की फोर्स के लिए, किसी मीडियम की फोर्स के लिए इसी जगह पे फॉर्मूला को दोबारा लिख देता हूं। दिस फॉर्मूला नाउ इट कैन आल्सो बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन फॉर अ मीडियम इज एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R²। ये मेरे पास किसी और मीडियम के लिए फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ओह सॉरी, शाबाश जी, ए की पावर -2 आएगी डायमेंशन में। गुड, जो भी है, कौन है ये? जाम नहीं, अरबा खान। शाबाश अरबा खान, गुड। ले जी, ले जी, ये मेरे पास एक और फोर्स का किसी मीडियम में फॉर्मूला आ गया। अब एक आखिरी बात, रेशो जरा देख लीजिएगा। रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेशो का रिजल्ट क्या आता है? रेशो ऑफ फोर्स ऑफ वैक्यूम टू द फोर्स ऑफ मीडियम किसके इक्वल आती है? ये फॉर्मूला बस बता रहा हूं, कैलकुलेट नहीं करने लगा।
the ratio of force of vacuum to the force of medium that becomes equal to epsilon r. ये रिलेशन अपने पास लिख लो, अपने दिमागों में, अपने सीनों पे सेव कर लो, ताकि अब मैं सवाल की तरफ आऊं, दो एक सवाल इस पे से करवाऊं फिर आगे लेके चलूं। लो जी, मैं अब सवाल ही करवाने लगा हूं। व्हाट, तुम लोग को देख लो कितना टाइम लगा दिया मेरे, आज 2 घंटों में से मैंने यकीन करो शायद घंटा ही पढ़ाया होगा। सारी ड्रामेबाजी, कभी लाइट कभी कैमरा तो कभी कुछ, इसमें जाया हो गया टाइम। फिर देखो यार, इसको रिमूव करके 1-2 सवाल करवाने लगा हूं। एक सवाल देखिएगा, सवाल बड़ा मजे के सवाल है। पहला सवाल, कब तक है क्लास? भजन आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप लेक्चर दोबारा बाद में देख लीजिएगा अपना जाम खान भाई। सवाल है जी, फॉर एग्जाम्पल 2 चार्जेस, पहला सवाल है 2 चार्जेस, 2 चार्जेस, बस 2 सवाल करवा के फिर छुट्टी। 2 चार्जेस, Q1 जो है दैट इज 2 माइक्रोकूलम और Q2 जो है दैट इज 8 माइक्रोकूलम, रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद F12 एंड F21। अब F12 रेशियो F21 क्या होगी? ऑप्शन ए और 1:4, ऑप्शन बी 4:1, ऑप्शन सी 1:1, ऑप्शन डी नन। जल्दी से जवाब बोलो, जल्दी से जवाब बोलो। हाँ जी सही, सारा कुछ मेरे लेक्चर में होता है, कश्मीर ने भी मेरे लेक्चर में आजाद होना। ले जी, मैं यहां पर लिख देता हूं इसका सोल्यूशन। जब तक आप लोग ड्रामे कर रहे हैं सारे, बता चुका था कि भाई F12 जो है दैट इज इक्वल टू F21, सो इनकी रेशियोज आपस में बराबर होंगी। इसमें बहुत सारे बच्चे ए या बी को पिक करते हैं, ये कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल है जी, presence of certain medium reduces the force by 4 times the epsilon permittivity of medium। क्या होगी? सवाल ऑप्शन ए 26 इंटू 10⁻⁻12 और इन यूनिट्स नहीं लिख रहा साथ, और बी कर लो 4, ऑप्शन सी कर लो 8, ऑप्शन डी कर लो, ऑप्शन डी आई थे, ऑप्शन डी कर लो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। लो भाई इसका जवाब सही देखा, वही गलती कर दी ना जो मैं कह रहा था। अब भाई म्यूचुअल फोर्स है, दोनों बार बार लिखा था मैंने, दोनों बराबर फोर्स से खींच देंगे दूसरे को। F12 इज इक्वल टू F21, F12 इज इक्वल टू F21, बस साइन ऑपोजिट होगा। अब ये बात तुमने कर दिया, हालांकि मैंने पूरे लेक्चर में पहले तुम्हें ये बताया था, फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब ही ये होता है फोर्स की रेशियो सेम रहेगी, सेम फोर्सेस से खींच देंगे दूसरे को, क्योंकि उसकी फोर्स भी K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, इसकी फोर्स भी K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, फोर्स इक्वल है यार। जाने दो, इतने बोंगे क्वेश्चन ना पूछा करो सही। कभी कभार इतने अच्छे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हो तो कभी बिल्कुल ही बोंगियां मारना शुरू कर देते हो। सो भाई प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मीडियम इज रिड्यूसेस द फोर्स बाय 4 टाइम्स। कहता है फोर्स 4 गुना कम हो गई है। अब आप जानते हो 4 गुना कम होने का मतलब क्या? फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। 4 गुना कम
बोले तो 1/4, ये रेशियो 1/4 के इक्वल आई है। सो एप्सिलॉन आर इज 1/4। सॉरी, इट इज 4, रिड्यूसेस तो ये 4 के इक्वल आएगी, यानी कि एफ, मैं समझाता हूं यार, ये करके दिखाता हूं। इसमें जरा वैल्यूज पुट कीजिएगा, ऊपर एफ वैक्यूम में लिख दें और नीचे जो रिड्यूसेस, प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मीडियम रिड्यूसेस द फोर्स बाय 4 टाइम्स, यानी कि इसमें जो फोर्स है वो 4 गुना कम हो गई है, वैक्यूम के निस्बत 4 गुना कम हो गई है, कट गया, ये ऊपर आ गया, एप्सिलॉन आर बिकम्स 4, एप्सिलॉन आर 4 है, तो परमिटिविटी किसके इक्वल होती है? एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर 4 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट्स लिख लो, इसके यूनिट्स के इनवर्स होंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये वैल्यू तकरीबन 26 इंटू 10⁻12 बनती है। 26 नहीं, मैंने वैल्यू वाला लिख दी, ऑप्शन सही कर देता हूं, 34। लो यार, 34 के करीब करीब ये वैल्यू बनती है, 34। लो भाई, ठीक है, ओके। राइट भाई, शाबाश 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 हिफ्जा, जफीर, जस्ट मेक इट अ करेक्शन, करेक्शन कर लीजिए अपनी। आगे बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, वो भी कर दूं, वो भी करवा दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा कुछ मिटाना पड़ेगा, व्हाइट बोर्ड साफ चाहिए। अल्लाह अकबर। लो भाई, फिर एक सवाल, एक पॉइंट और नोट की शक्ल में बता दूं, नोट की शक्ल में एक पॉइंट और बता दूं, वो जरा नोट देख लो। पहली बात, जितने भी इंसुलेटर मीडियम्स हैं, यानी जितने भी मीडियम्स हैं वैक्यूम के अलावा, ऑल द मीडियम्स, फॉर ऑल मीडियम्स एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। लिख लीजिएगा, ये सवाल बना करता है भाई, परमिटिविटी की मीडियम्स की परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है आमतौर पे। इस एप्सिलॉन आर के दो नाम हैं, एक तो उसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, मैंने आपको बताया, इसका एक और नाम भी है शरारती का, इसका एक और दूसरा नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है जी। सो दोनों में रिलेटिव परमिटिविटी की ही बात हो रही होती है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। सो इसके बाद अगली बात जो है, दैट इज फॉर मेटल्स, फॉर मेटल्स आर कंडक्टर्स। सो मेटल्स के लिए याद रखिएगा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्फिनिट होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे एप्सिलॉन आर मेटल्स के लिए 0 लगाते हैं, ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है, जीकी ब्यास का बड़ा मशहूर एमसीक्यू है। फॉर मेटल्स द एप्सिलॉन आर इज इन्फिनिट। अच्छा यार, ये बड़ी बेसिक बात है, इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपसे कहा जाए एक
कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सो 1 कूलम इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यानी कि तकरीबन 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स मिले तो 1 कूलम चार्ज बनता है। सिंपल सी बात है। आई लो, ये पॉइंट भी तुम्हारे सामने आ गया। फिर इस टॉपिक में से एक सवाल नेचुरल फोर्सेस पे आया करता है। नेचुरल फोर्सेस क्या होती हैं ये भी जरा सुन लो, बस 2 मिनट और बात करूंगा। नेचुरल फोर्सेस क्या होती हैं मेरा बच्चा? ओहो, नेचुरल फोर्सेस क्या होती हैं? ऐसी फोर्सेस जिनका ना तो ओरिजिन पता हो, ओरिजिन अननोन हो, और हाउ दे ट्रांसमिट, ये लगती कैसे हैं, ट्रांसमिशन, ये चीजें अननोन हो, ना इनका ओरिजिन पता, ना इनका वे ऑफ ट्रांसमिशन पता कि भाई ये एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कैसे होती हैं, उन्हें नेचुरल फोर्सेस कहते हैं। नेचुरल फोर्सेस हैं कितनी? नेचुरल फोर्सेस बाबा जी हैं कितनी? नेचुरल फोर्सेस 4 हैं। नाम लिख लीजिए अपने सामने। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आगे लिखते जाना, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखा जाता है क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। इलेक्ट्रो, लो भाई, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसके बाद आज के दिन की आखिरी बात, दैट इज लेट्स टॉक अबाउट फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? कौन सा फ्लक्स है भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये लिखो तो सही। सो आज आखिरी बात करनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? खत्म होगी बात, बस खत्म होगी बात। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, अब्दुल्ला अल्लाह हाफिज, बाय बाय। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं कि किसी खास एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। सपोज कर लीजिए ये एक एरिया है, इस एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं दिया क्योंकि आपको पता है, वो उस पर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे खास एरिया में से पास कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एरिया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूं भी लिखा जाता है, फाई इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। ओए होए, अब यहां पे एरिया कौन सा लोगे? हाँ क्यों है ये आगे चैप्टर नंबर 21 में बताऊंगा, अगर पहुंच गए वहां तक इंशाल्लाह। सही, जल्दी 21 में बताऊंगा कि भाई वहां पे इसको अलग अलग क्यों किया हुआ है। ये हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे अब्दुल सलाम, जिन्होंने वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अलग अलग किया था, तो वहां पे बताऊंगा। ये जो एरिया, यहां पे एरिया वेक्टर लिया जाता है। एरिया वेक्टर बोले तो नॉर्मल टू द सरफेस। सो भाईजान याद रखिएगा, दिस फ्लक्स व्हेन इट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब होगा? ओए होए होए, ये मैक्सिमम कब होगा? ये क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। अगर तो जुमले पे गौर कीजिएगा, जीरा अगर तो सॉरी यार, बहुत ही ज्यादा ही हो गया। थीटा 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 डिग्री मतलब कॉस 0 1, तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। कॉस 0 कौन सा 0 मैक्सिमम? कौन सा 0, कौन सा एंगल 0 हो जाए? द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो याद रखिएगा, मैक्सिमम के लिए शर्त है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पैरेलल का साइन है, बिकम्स पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, दोनों वेक्टर।
तब भी मैक्सिमम होगा। अगर आप एरिया की बात करें, एरिया वेक्टर की बात ना करें, तो ये आपके सामने एरिया जो प्लेन की शक्ल में आ रहा है, प्लेन की शक्ल में आ रहा है, ऐसे फील्ड लाइंस लग रही है ना, तो एरिया तो परपेंडिकुलर है मगर एरिया वेक्टर पैरेलल है। तो अब इसको यूं भी लिखा जा सकता है, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाए एरिया के। दोनों केसेस में फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम कब होगा? मिनिमम कब होगा? मिनिमम होगा फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉज ऑफ थीटा होता है अगर परपेंडिकुलर हो जाए एरिया वेक्टर लाइक दिस। अब देखो एरिया वेक्टर ऊपर को है लाइक दिस, ये ऊपर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है। अब कोई भी लाइन इसमें से नहीं गुजरेगी, कोई इसके ऊपर से गुजर जाएंगी, कोई इसके नीचे से गुजर जाएंगी। इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स विल बिकम व्हेन एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स विल बी मिनिमम। या इसको यूं भी लिखा जाता है, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज एरिया के पैरेलल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया, खाली एरिया पैरेलल है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। ठीक है, शाबाश। लो भाई खत्म होगी बात, आखिरी बात थी ये वाली। इंशाल्लाह फ्लक्स से ऑनवर्ड डिस्कशन बाद में फिर से चलेगी। यहां पे अपनी बात को खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म करके कल 12 बजे क्लास रेडी हो जाएगी। अल्लाह करे कल मामला खराब ना हो। ये चैप्टर खत्म करके हमने चैप्टर नंबर 13 को भी शुरू करना है। यहां पे इजाजत है, टेस्ट है आपका, टेस्ट दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।